आज हम तुलनात्मक लागत सिद्धांत की आलोचनाओं पर बात करेंगे। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अत्यंत लोकप्रिय और प्रतिष्ठित सिद्धांत रहा है। इस सिद्धांत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अनेक व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने में मदद की है, किंतु ओहलिन और फ्रेंग ग्राहक आदि जो आधुनिक अर्थशास्त्री है इस सिद्धांत की आलोचना की है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचना विशेषकर तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताओं को लेकर की है। वस्तुतः तुलनात्मक लागत सिद्धांत का जो तार्किक ढांचा है वह बहुत मजबूत है और इस तुलनात्मक लागत सिद्धांत की जो प्रमुख कमजोरी है इसकी मान्यता ही है। मान्यताओं के आधार पर इस सिद्धांत की आलोचनाएं इस प्रकार है। पहली, श्रम लागत की मान्यता दोषपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है वह केवल श्रम लागत को ही सम्मिलित करता है, जो कि उचित नहीं है। और उत्पत्ति के जो अन्य साधन हैं, भूमि, पूंजी और साहस है, और इन पर जो खर्च होने वाली है वह भी उत्पादन लागत का एक अभिन्न अंग होता है। आलोचकों का मानना है कि श्रम लागत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, मौद्रिक लागतें ही तुलनात्मक रूप से सर्वोत्तम आधार बन सकती है। उत्पत्ति समता नियम की मान्यता अव्यावहारिक। तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है वह उत्पत्ति समता नियम की व्यावहारिक मान्यता पर आधारित है, जो कि संदिग्ध है। इसलिए यह विश्वास कर चलना कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन स्थिर लागत पर किया जा सकता है अव्यावहारिक और असत्य है। वास्तविक जीवन में या तो उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है या उत्पत्ति नाश नियम लागू होता है, जिसके कारण प्रति इकाई लागत या तो घटती हुई होती है या बढ़ती हुई होती है। परिवहन लागतों की अवहेलना। तुलनात्मक लागत सिद्धांत में परिवहन लागतों पर ध्यान नहीं दिया जाता, परंतु वास्तविक व्यावहारिक जगत में इनकी उपेक्षा करना संभव नहीं है। अनेक वस्तुओं की परिवहन लागतें उनकी उत्पादन लागत से भी अधिक हो सकती है, जैसे कच्चा लोहा, कोयला। अनेक बार परिवहन लागतें इतनी अधिक होती है कि उनके कारण दो देशों के बीच तुलनात्मक लागत का अंतर समाप्त हो जाता है, परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। समरूप इकाइयों की मान्यता। सिद्धांत यह मानकर चलता है कि सभी श्रम इकाइयाँ समरूप है, किंतु वास्तविक जीवन में श्रमिकों में समरूपता का नितांत अभाव पाया जाता है। श्रमिकों में समरूपता के अभाव में श्रम के आधार पर लागत की तुलना नहीं की जाती। इससे यह स्पष्ट है, श्रम को लागत का आधार मानने के कारण तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधार ही गलत है। दो देशों और दो वस्तुओं की मान्यता। तुलनात्मक लागत सिद्धांत के निष्कर्ष में उसी समय लागू होता है जब उसे केवल दो देश और दो वस्तुओं पर लागू किया जाए। दो से अधिक देशों और वस्तुओं पर लागू करने पर इसकी प्रयोगशीलता सीमित हो जाती है। ओहलिन के अनुसार केवल तुलनात्मक लागत का तर्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में बहुत अपर्याप्त है। यह वास्तव में पूर्ति की दशाओं के संक्षिप्त विवरण से अधिक कुछ नहीं है। साधनों की गतिशीलता की मान्यता अव्यावहारिक। सिद्धांत की यह मान्यता है कि उत्पादन के साधन एक देश के भीतर पूर्णतः गतिशील होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गतिहीन। व्यावहारिक और सत्य से परे है। उत्पादन के साधन व्यवहार में न तो एक देश के भीतर पूर्णतया गतिशील होते हैं और न ही विभिन्न देशों के बीच पूर्णतया गतिहीन होते हैं। ओहलिन के अनुसार उत्पादन के साधनों में गतिशीलता का अभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विशेष लक्षण नहीं है, वरन एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी उत्पत्ति के साधनों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है।
केरेंस का भी मानना है कि श्रमिकों के अप्रतियोगी समूह न केवल विभिन्न देशों में पाए जाते हैं वरन एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। मांग पक्ष की उपेक्षा। सिद्धांत की एक आलोचना यह भी की जाती है कि यह सिद्धांत एक पक्षीय है क्योंकि यह मांग पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा करता है, केवल पूर्ति पक्ष पर ही केंद्रित है। वास्तविक जीवन में मांग की दशाएं व्यापार की संरचना और दिशा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, इसलिए इन पर भी विचार किया जाना आवश्यक और तर्कसंगत है। सैन्य सामग्री पर लागू नहीं होना। सैन्य सामग्री के उत्पादन पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत लागू नहीं होता। विदेशों पर निर्भरता समाप्त करने की दृष्टि से युद्धजन्य सामग्री का उत्पादन स्वदेश में ही करने का प्रयत्न किया जाता है, चाहे इनकी उत्पादन लागत आर्थिक दृष्टि से कतई लाभप्रद न हो। विश्व के अनेक देश एक बड़ी सीमा तक सैन्य सामग्री का उत्पादन स्वयं करते हैं। पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं। व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने वाले देशों द्वारा वस्तु विशेष के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण करना संभव नहीं होता। अतः ऐसी स्थिति में तुलनात्मक लागत सिद्धांत महत्वहीन हो जाता है। इस संबंध में प्रोफेसर ग्राहम ने ठीक ही लिखा है कि पूर्ण विशिष्टीकरण की परंपरावादी संभावना दो देशों के मध्य तभी संभव हो सकती है जब हम दो देशों की वस्तुओं का विचार करें जो लगभग समान आर्थिक आकार की है, परंतु वास्तविक जगत में ये दोनों बातें बहुत कम पाई जाती है। इसलिए तुलनात्मक लागत सिद्धांत अव्यावहारिक प्रतीत होता है। यदि व्यापार करने वाले देशों में एक बड़ा तथा दूसरा छोटा देश हो तो भी पूर्ण विशिष्टीकरण संभव नहीं होता। स्वतंत्र व्यापार नीति का लागू करना कठिन। यह सिद्धांत स्वतंत्र व्यापार नीति की मान्यता पर आधारित है, किंतु व्यवहार में देखते हैं कि अधिकतर देश संरक्षण की नीति को अपनाते हैं। वैश्वीकरण के आधुनिक युग में भी अनेक देशों ने विदेशी व्यापार पर तटकर और गैर तटकर प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके अलावा तुलनात्मक लागत का जो सिद्धांत है पूर्ण रोजगार की गलत मान्यता पर आधारित है, वस्तुओं की विभिन्न किस्मों पर विचार नहीं करता, लोचपूर्ण बाजार और स्थिर कीमत की दोषपूर्ण मान्यता पर आधारित है, देशों के मध्य प्राविधिक अंतर पर ध्यान नहीं देता है, देशों के मध्य लागतों में तुलनात्मक अंतर होने के कारण अन्य कारणों पर विचार नहीं करता, जलवायु के अंतर, श्रम के अलावा उत्पादन के अन्य साधनों की उपलब्धता और गुणवत्ता में अंतर भी लागतों में तुलनात्मक अंतर उत्पन्न करते हैं। इस आधार पर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की मान्यताओं को लेकर आलोचनाएं की है।